हेलो लर्नर्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 पावर शेयरिंग को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पावर शेयरिंग क्या है। पावर शेयरिंग इज ए टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच ऑल द मेजर सेगमेंट्स ऑफ ए सोसाइटी आर गिवन ए शेयर ऑफ पावर और ए से इन द कंट्रीज डिसीजन मेकिंग। तो देखिए कि सिंपल वर्ड्स में पावर क्या है। पावर यहाँ पर पॉलिटिकल पावर का डिस्कस हो रहा है। पॉलिटिकल साइंस है तो यहाँ पर हम पॉलिटिकल पावर को पढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल पावर मीन्स पावर टू गवर्न ए कंट्री। तो पावर जो है, एक कंट्री में डिफरेंट कम्युनिटीज़ रहती हैं या डिफरेंट सोशल ग्रुप रहते हैं, और जब सभी सोशल ग्रुप्स में कंट्री को गवर्न करने की इक्वल पावर डिवाइड हो तो उसे पावर शेयरिंग कहते हैं। अब यहाँ पर सिंपल वर्ड्स में लग रहा होगा कि ये सिंपल सी तो बात है, तो इसी चीज़ को हम देखते हैं कि पावर शेयरिंग अगर ना हो तो उसके क्या नुकसान होते हैं, और इसके लिए हम टू कंट्रीज़ श्रीलंका और बेल्जियम की केस स्टडी को यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो हम आगे देखते हैं। पॉपुलेशन स्ट्रक्चर इन बेल्जियम। तो सबसे पहले हम बेल्जियम की स्टडी करते हैं कि बेल्जियम में जो है क्या सिस्टम रहा है। ये रियल स्टोरी है बेल्जियम की जो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। ये बेल्जियम का के मैप पे बेल्जियम का फ्लैग छपा है। तो जो बेल्जियम है, अगर हम उसकी पॉपुलेशन को देखें तो वो हरियाणा से भी कम है। भारत के स्टेट हरियाणा की टोटल पॉपुलेशन 2.5 करोड़ है, जबकि बेल्जियम की पॉपुलेशन 1.15 करोड़ है। यानी कि बेल्जियम की पॉपुलेशन से आधे से भी कम है। हरियाणा की जो बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है वो हरियाणा की पॉपुलेशन से हाफ से भी कम है। अब बेल्जियम को अगर हम ज्योग्राफिकली देखें तो बेल्जियम के एक साइड में फ्रांस, एक में लग्जमबर्ग, जर्मनी और नीदरलैंड लगते हैं, और ब्रिटिश चैनल जो है यानी कि जो समंदर है जिसके नेक्स्ट साइड में ब्रिटेन है, तो वो ब्रिटिश चैनल जो है वो सी बेल्जियम से टच होता है। अब बेल्जियम जो है उसमें एडजॉइनिंग कंट्रीज़ के लोग माइग्रेट करके आ गए थे, या उनका इन्फ्लुएंस था बेल्जियम की पॉपुलेशन पे। तो जो लोग नीदरलैंड से आए या जो नीदरलैंड से कल्चर से बिलोंग करने वाले लोग थे वो बेल्जियम में डच बोलते थे। जो जर्मनी से माइग्रेट करके आए वो जर्मन बोलते थे, और जो फ्रांस की तरफ से आए वो फ्रेंच बोलते थे। तो कई सारी लैंग्वेज बोलने वाले लोग बेल्जियम में रहते हैं, और लैंग्वेज के आधार पे बेल्जियम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फ्लेमिश रीजन और वेलोनिया रीजन। इसे वायलॉन रीजन भी कहा जाता है। फ्लेमिश रीजन वो रीजन है जिसके लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं, और वायलॉन रीजन में फ्रेंच लैंग्वेज डोमिनेट करती है। तो फ्लेमिश रीजन और वायलॉन रीजन की अगर हम बात करें तो फ्लेमिश रीजन में रहने वाले डच स्पीकिंग लोग मेजॉरिटी में हैं बेल्जियम में, जिनकी पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन का 59% है। और जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं जो वायलॉन रीजन में रहते हैं वो बेल्जियम की टोटल पॉपुलेशन का 40% है, और रिमेनिंग जर्मन स्पीकिंग 1% ही बेल्जियम की पॉपुलेशन में है, जो जिन पे जर्मनी का इन्फ्लुएंस है। अब ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम की कैपिटल है, और ब्रुसेल्स की अगर हम टोटल पॉपुलेशन को देखें तो ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं और 20% डच स्पीकिंग। अब देखिए कि यहाँ एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो गया है कि जहाँ ब्रुसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग ज़्यादा मेजॉरिटी में है और डच स्पीकिंग माइनॉरिटी में है, वहीं टोटल कंट्री के अगर हम पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को देखें तो फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी में है और डच स्पीकिंग मेजॉरिटी में है। और 1950 और 60s में अगर हम देखते हैं तो जो डच स्पीकिंग थे वो मेजॉरिटी में होते हुए भी डोमिनेट नहीं करते थे, क्योंकि कैपिटल में उनकी पॉपुलेशन कम थी। तो जो फ्रेंच स्पीकिंग थे वो ज़्यादा पावर में थे, और डच स्पीकिंग जिस एरिया में रहते थे वहाँ पर ना तो नेचुरल रिसोर्स उनको प्रॉपर मिलते थे
और ना ही एजुकेशन और जो नेशनल वेल्थ है उसमें उनको कोई शेयर मिलता था। तो इसलिए वो पिछड़ गए थे, वो गरीब हो गए थे। और दूसरी तरफ जो वायलॉन रीजन के फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे, उनके पास ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स थे और वो ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी थी, ज़्यादा रिच थे। और ये बात है 1950 और 60s की। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो बेल्जियम है वहाँ पर माइनॉरिटी पॉपुलेशन ज़्यादा रिच है मेजॉरिटी पॉपुलेशन से, और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अच्छा होने के कारण जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं उनका डोमिनेट था सोसाइटी पे, और ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ भी फ्रेंच स्पीकिंग लोग ही करते थे। अब थोड़ा हम श्रीलंका की केस स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको और आगे डिटेल में बेल्जियम के बारे में बताएंगे। अब पहले हम श्रीलंका को देखते हैं। तो जो श्रीलंका है वो इंडिया के साउथ में पड़ता है। ये श्रीलंका का फ्लैग है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 टाइप के लोग रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंहाली कम्युनिटी, सेकंड तमिल कम्युनिटी, और थर्ड मुस्लिम कम्युनिटी। तो जो सिंहालीज हैं वो वहाँ मेजॉरिटी में है। अगर हम श्रीलंका की पॉपुलेशन को देखें तो श्रीलंका की पॉपुलेशन हरियाणा से भी कम है। हरियाणा की जहाँ पॉपुलेशन 2.5 करोड़ है तो श्रीलंका की पॉपुलेशन 2 करोड़ है। तो श्रीलंका में जो मेनली जो ज़्यादा पॉपुलेशन है वो या तो सिंहाली बोलती है या तमिल बोलती है, क्योंकि जो मुस्लिम पीपल हैं वो तो रिलीजन आ गया, ये लैंग्वेज के आधार पे पॉपुलेशन को डिवाइड किया गया है। तो 74% जो टोटल पॉपुलेशन है वो सिंहाला स्पीकर्स की है, यानी कि 74% लोग सिंहाली लैंग्वेज बोलते हैं, और बाकी के 18% लोग जो हैं वो तमिल स्पीकर हैं। लेकिन उसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। 13% श्रीलंकन तमिल है। श्रीलंकन तमिल उनको कहा जाता है जो बहुत ही पुराने समय से जिनके एंसेस्टर श्रीलंका के ही रहने वाले हैं। और इंडियन तमिल उनको कहा जाता है जब ब्रिटेन का इंडिया पे कंट्रोल था तो ब्रिटेन का श्रीलंका पे भी कंट्रोल था, तो वो लेबरर्स भारत से ले जाते थे, और वो लेबरर फिर बाद में वहीं पे सेटल हो गए, और बाद में कई पीढ़ियां बीत जाने के बाद उनके जो बच्चे थे वो श्रीलंका में रहने लगे एज ए सिटीजन ऑफ श्रीलंका। लेकिन और उन्हीं के जो आगे डिसेंडेंट्स थे उनको इंडियन तमिल कहा गया। अब अगर हम रिलीजियस डिवीज़न देखें तो सिंहाली जो हैं वो मेनली बुद्धिज़्म को मानते हैं। जो तमिल पॉपुलेशन है वो हिंदुइज़्म और इस्लाम दोनों को मानती है, और बाकी सिंहाली और तमिल पॉपुलेशन दोनों के कुछ पार्ट्स ऑफ पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी को भी मानते हैं। अगर अब हम देखते हैं श्रीलंका के मैप में, ये श्रीलंका के मैप में एरिया वाइज पॉपुलेशन को डिवाइड किया गया है। जैसे कि जो यहाँ पर ऑरेंज कलर दिखाया गया है, यहाँ पर श्रीलंकन तमिल रहते हैं, और जो डार्क कलर है डार्क ब्राउन है, यहाँ पर इस एरिया में इंडियन तमिल रहते थे, और ये जो बाकी का येलो एरिया है इसमें सिंहाली पॉपुलेशन रहती थी। जो इंडियन तमिल थे, जो ब्राउन कलर दिखाया गया है जहाँ पे, ज़्यादातर ये पहाड़ी इलाकों में रहते थे जहाँ पर चाय की खेती होती है, क्योंकि चाय की खेती के प्लांट्स पे लेबर के तौर पे ही, लेबर करने के लिए ही जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन तमिल्स को वहाँ पर लेके गए थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सिंहाली पीपल हैं वो मेजॉरिटी में हैं और वो इसका बेनिफिट भी उठाते हैं। इसको हम एक तरह से और देख सकते हैं कि श्रीलंका जो कैबिनेट है 1977 तक एक भी मिनिस्टर जो है वो ऐसा नहीं बना जो सिंहाली ना हो, यानी कि 1977 तक जो है सारे जो मंत्री हैं कैबिनेट में श्रीलंका की सरकार में, जो पावरफुल लोग थे वो सिंहाली होते थे, और बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी होने के कारण डिसीज़न मेकिंग में भी सिंहालियों का ही कंट्रोल था। और एक चीज़ और हम देख सकते हैं कि श्रीलंका में एक भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं बना जो सिंहाली ना हो, यानी कि सभी प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका के आज तक सिंहाली कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं। अब अगर हम श्रीलंका की सरकार को देखें तो 1948 में श्रीलंका ब्रिटेन के कंट्रोल से फ्री हुआ था, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार बनी थी,
और सिंहाली कम्युनिटी ने डोमिनेंस किया, तो उसके बाद सिंहाली जो है मेजॉरिटी में आ गई और सिंहालियों की सुप्रीमेसी वहाँ पर एस्टेब्लिश हो जाती है। उसके बाद मेजॉरिटेरियन पॉलिसीज़ जो है श्रीलंका अपनाता है। 1956 में एक एक्ट पास होता है जिसमें सिंहाली को ऑफिशियल लैंग्वेज श्रीलंका की डिसाइड किया जाता है और तमिल लैंग्वेज को टोटली डिसरिगार्ड कर दिया जाता है। फिर सिंहालियों को प्रेफरेंस मिलता है सरकारी नौकरियों में और यूनिवर्सिटी पोजीशंस में, और जो सिंहालियों का फॉलो किया जाने वाला रीजन बुद्धिज़्म था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कई तरह की पॉलिसीज़ अपनाई जाती हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पावर शेयरिंग नहीं है, सिंहालियों को सारी पावर मिल गई है और जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं इस्लाम को मानने वाले या तमिल बोलने वाले, उनको कोई प्रेफरेंस पॉपुलेशन में नहीं मिलता, कोई पावर शेयरिंग नहीं मिलती। तो फिर उससे क्या होता है, क्या नुकसान होते हैं? इफ़ेक्ट ऑफ लैक ऑफ पावर शेयरिंग, कि जो पॉलिसीज़ मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट ने बनाई हैं उसके कारण जो तमिल पॉपुलेशन है उनमें एलियनेशन यानी कि अलगाव की भावना पैदा होती है कि जैसे ये हमारी कंट्री है ही नहीं। फिर उससे क्या होता है कि तमिल लोग जो हैं तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कराने के लिए स्ट्रगल करते हैं। तमिल जो हैं अलग एरिया की डिमांड करते हैं, वो कहते हैं कि जो तमिल रीजन है उनको अलग कंट्री डिक्लेयर किया जाए, और उसके कारण दोनों एथेनिक ग्रुप होता है लिंग्विस्टिक ग्रुप, उनमें टेंशन क्रिएट होती है जिसके कारण वहाँ पर सिविल वॉर छिड़ जाती है जिसमें पॉपुलेशन और आर्मी के बीच में युद्ध हो जाता है। तमिल विद्रोह कर देते हैं और उसके कारण तमिल पॉपुलेशन को डिप्रेस किया जाता है तब श्रीलंकन आर्मीज़ के द्वारा, और जिसके कारण काफ़ी सारे जो इंडियन तमिल हैं वो भारत में आके शरण ले लेते हैं। ठीक है, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम श्रीलंका में क्रिएट होती है, लेकिन बाद में ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कर ली गई। इस प्रॉब्लम को एट द एंड सॉल्व कर लिया गया और अब श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है पीसफुली रहती है। अब अगर हम बेल्जियम, जैसे कि हमने बीच में छोड़ दिया था टॉपिक, तो बेल्जियम को भी देखते हैं कि बेल्जियम में पावर शेयरिंग कैसे है। तो बेल्जियम में जैसे कि आपको बताया गया है कि टोटल पॉपुलेशन का 40% फ्रेंच हैं यानी कि माइनॉरिटी हैं और 59% डच हैं यानी कि वो मेजॉरिटी में है। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, श्रीलंका जैसा नहीं है कि सिंहाली मेजॉरिटी में थे तो उनको पावर मिल गई, यहाँ माइनॉरिटी कम्युनिटी को पावर मिल गई। तो उससे क्या हुआ कि जो बेल्जियम लीडर्स थे, जो बेल्जियम के लीडर्स थे, उन्होंने जो एथेनिक डाइवर्सिटी है और रीजनल डिफरेंस है कंट्री में उसको देखा और उन्होंने इसको मिलाने की कोशिश की कि किसी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, अकोमोडेशन हो। जैसे कि श्रीलंका में अगर हम देखें तो वहाँ सिविल वॉर छिड़ गई, लेकिन बेल्जियम की पॉपुलेशन ने और वहाँ के लीडर्स ने पीसफुली इस समस्या को सॉल्व किया। फिर क्या होता है कि प्रोसेस में जो बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें 1917 से लेके 1993 तक 4 टाइम अमेंडमेंट होता है, चेंज होता है, और उसके बाद क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी अरेंजमेंट की जाती है कि पॉपुलेशन जो है वो लड़े ना और शांतिपूर्ण तरीके से आपस में रहे। अब किस तरह से पावर शेयरिंग की गई बेल्जियम में, वहाँ पर कोई सिविल वॉर नहीं हुआ, वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, वहाँ पर पीसफुली सारी समस्या को सॉल्व कर लिया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया गया कि लिंग्विस्टिक ग्रुप के आधार पर सरकार बनाई गई, और जब भी सरकार बनी तो उसमें डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग थे उनको इक्वल प्रोपोर्शन में लिया गया। फिर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनमें पावर शेयर की गई यानी कि पावर शेयरिंग को अपनाया गया। फिर जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई लिंग्विस्टिक ग्रुप के आधार पे कि एक ही देश में 2 तरह की सरकारें बनी और वो अलग अलग टाइप की सरकारें अपनी अपनी कम्युनिटी के लिए काम करती थी लेकिन मिल के काम करती थी। और फ्रेंच और डच स्पीकर्स को जो गवर्नमेंट है ब्रुसेल्स वहाँ की कैपिटल है, तो उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया यानी कि पावर शेयरिंग को इक्वली आधार पर दिया गया। तो इस तरह से दोनों कंट्रीज़ में पावर शेयरिंग के द्वारा जो डिफरेंस थे उनको ख़त्म किया गया और कंट्री में पीसफुल गवर्नमेंट या पीसफुल एनवायरनमेंट बनाया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पावर शेयरिंग क्या है। इन 2 कंट्रीज़ को डिस्कस करके पावर शेयरिंग को समझाने की इस वीडियो में कोशिश की गई है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप फिर से रिवाइंड करके वीडियो को देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।
this video. So thank you all of you.